अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी जो है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं उस अफ्रीकी बाद। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है हाउ पाकिस्तान आर्मी कंट्रोल पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, नितेश राजपूत। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई। देखिए, पाकिस्तान का जो करंट क्राइसिस है उसने दशकों से जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हो रहा है उसके ऊपर फोकस वापस से ला दिया है। और इस मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है पाकिस्तान आर्मी। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं इंडियन हूँ तो बुराई करूंगा ही। आप दुनिया के किसी भी न्यूज आउटलेट में पाकिस्तान के बारे में पढ़िएगा, आपको पाकिस्तान आर्मी का एग्जैक्टली रोल क्या है वो आपको पता चल जाएगा। पाकिस्तान अपने डिफेंस बजट में जरूरत से ज्यादा खर्च करती है। पिछले साल का पाकिस्तान का टोटल बजट 9,502 बिलियन रुपीज का था, जिसमें से 1,523 बिलियन रुपीज खाली डिफेंस पे गया है, यानी कि टोटल बजट का 15% से भी ज्यादा। लोन का इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो डिफेंस में जाता है। पाकिस्तान आर्मी ने 1947 के बाद आधे से ज्यादा टाइम पाकिस्तान को रूल किया है और इनके पास सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी में बहुत ज्यादा पावर है। ये लोग उसको ही पीएम बनाते हैं जो इनके हिसाब से चलता है। इनके बिना पाकिस्तान में कोई भी इलेक्शन नहीं जीत सकता। इसलिए आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी, बहुत ही फेमस है पाकिस्तान आर्मी के लिए, कि जंग कदे जीती नहीं और इलेक्शन करे हारे। इतने सारे मेडल इन्होंने लगा रखे हैं लेकिन उन्होंने आज तक एक भी जंग नहीं जीती। पाकिस्तान की एक ऑथर है आयशा सिद्दीका, उनकी एक किताब है मिलिट्री आईएनसी। अगर मौका आपको लगेगा तो उसको पढ़िएगा जरूर। पाकिस्तान की आर्मी पूरे देश का पैसा कैसे घुमा रही है, इकोनॉमी को कैसे कंट्रोल कर रही है, बहुत ही बढ़िया तरीके से उसमें बताया। आपने कभी सुना है कि कोई आर्मी कपड़े, साबुन, तेल ये सब बेचती हो? ये दुनिया की अकेली आर्मी है जो सीमेंट, कपड़े, मीट, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट सब बेचती है। इनकी आर्मी पाकिस्तान की रियल एस्टेट को कंट्रोल करती है और हर जनरल को रिटायरमेंट के बाद प्लॉट पे प्लॉट मिलते हैं। पाकिस्तान आर्मी की नेटवर्थ 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की है। इनकी आर्मी के अगर टॉप 100 ऑफिसर्स की वेल्थ का अंदाजा लगाया जाए तो 35,000 करोड़ से भी ज्यादा की वेल्थ है। इनके बच्चे सब बाहर पढ़ते हैं, यूके में इनके घर हैं, जबकि एक आम पाकिस्तानी ये सब सपने में भी नहीं सोच सकता जो ये लोग करते हैं। पाकिस्तान आर्मी ने फाउंडेशन और ट्रस्ट का एक नेटवर्क बना रखा है जो पाकिस्तान के अंदर सारी चीजें ऑन करते हैं, जैसे फौजी, शाहीन और बहरिया फाउंडेशन, जिनको आर्मी, एयरफोर्स और नेवी चलाते हैं। इनमें से फौजी फाउंडेशन सबसे बड़ी है। पाकिस्तान के अंदर ब्रेड तक भी मिलिट्री कंट्रोल बेकरी से बनती है। पाकिस्तान के बैंक को भी आर्मी ओन करती है और हैवी इंडस्ट्री का 1/3 और टोटल प्राइवेट एसेट का 7% हिस्सा आर्मी ओन करती है। पहले कमाते हैं और फिर लॉ में अमेंडमेंट करा के अपना फायदा करवाते हैं। आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट और फौजी फाउंडेशन को इनकम टैक्स से भी छूट मिलती है और इस वजह से इनके सामने जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो इनके सामने टिक नहीं पाती हैं। इनकी आर्मी के पास पावर और पैसा दोनों है। आप कभी नहीं देखोगे कि एक गरीब देश की आर्मी इतनी अमीर है। हर देश की एक आर्मी होती है लेकिन यहाँ पे आर्मी का ही एक देश है। आप बोल सकते हो कि मैं गलत बता रहा हूँ, लेकिन आप खुद से भी एक बार चेक करिएगा कि पाकिस्तान आर्मी चीफ जो इससे पहले थे जावेद बाजवा, इनकी वाइफ की जो 2016 में वेल्थ थी वो 0 थी। जब जनरल साहब रिटायर हुए तो उनकी वाइफ की वेल्थ 220 करोड़ हो गई। उनकी वाइफ इतने टाइम में ऐसा कौन सा बिजनेस कर रही थी कि उनकी वेल्थ इतनी हो गई? और अगर पूरी बाजवा फैमिली की वेल्थ को देखा जाए तो 1270 करोड़ हो गई। ये लोग ऐसा कौन सा खजाना खोद रहे हैं जो इनकी वेल्थ इतनी ज्यादा हो गई है? सैलरी जोड़ दो आप, उसके हिसाब से इतनी वेल्थ नहीं बैठती है कि उसके बाद भी इतना पैसा आ कहां से रहा है। तो आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है इसमें। लेकिन ये सारी चीजें क्वेश्चन तब हो पाएंगे जब मीडिया ये सारे क्वेश्चन लेके आए। लेकिन मीडिया और सुप्रीम कोर्ट वगैरह हर जगह इनका कंट्रोल है। मल्टीपल ऑब्जर्वर्स का ये मानना है कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी को ग्रो करना है तो इकोनॉमी में पाकिस्तान आर्मी का रोल जो है वो खत्म करना होगा। लेकिन इस डायरेक्शन में अगर कोई छोटा सा भी एफर्ट होता है तो उसको वहीं पे फेल कर दिया जाता है, उसको वहीं रोक दिया जाता है, क्योंकि इसकी वजह से पाकिस्तानी बिजनेसेस ग्लोबली कंपटीशन में नहीं आ पा रहे और इनका जितना भी प्रॉफिट होता है वो सारा आर्मी के जनरल्स, रिटायर्ड जनरल्स को ट्रांसफर होता रहता है। पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर है। इनके पास 50 से ज्यादा हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं, जिसमें इस्लामाबाद में 16,000 एकड़, कराची में 12,000 एकड़ की जमीन है जो इनको पाकिस्तान गवर्नमेंट से फ्री ऑफ कॉस्ट में मिली है। हायर अथॉरिटी में कोई भी हो जो भी इनके हिसाब से नहीं चलता है उसको लात मार के निकालना। पाकिस्तान के अंदर आर्मी की हेल्प से पीएम बनता है और जब पीएम बन जाता है तो वो आर्मी चीफ के हिसाब से ही चलता है। जनरल बाजवा ने इमरान खान को पीएम बनाया, इसके बदले में इमरान खान ने जनरल बाजवा का टेन्योर एक्सटेंड करवाया। लेकिन दिक्कत तब हुई जब जनरल बाजवा का टेन्योर खत्म हो रहा था और जनरल बाजवा अपने हिसाब से ही अपना आर्मी चीफ रखना चाहते थे। वो सैयद असीम मुनीर को अपना आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, लेकिन इमरान खान के सामने भी दिक्कत थी। उनको ये पता था कि अगर सैयद असीम मुनीर आर्मी चीफ बनेंगे तो अगले इलेक्शन में वो उनको सपोर्ट नहीं करने वाले। इसलिए जनरल बाजवा के खिलाफ जाके इमरान खान ने जनरल फैज को आर्मी चीफ बनाने की वकालत करी। इस सब के बीच में जनरल बाजवा ने इमरान खान को हटा के शरीफ को पीएम बनवा दिया और शरीफ ने आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बना दिया।
और ये जो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ ये भी पिछले साल ही हुई हैं और इन सब चीजों की वजह से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गई है और ऊपर से 2022 में फ्लड भी आ गया था। 1/3 पाकिस्तान पूरा डूब गया था, करीब $30 बिलियन के अराउंड नुकसान हुआ था जिसने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी। पाकिस्तान में जो ब्लैकआउट्स हो रहे हैं उसके पीछे भी चाइना ही है। इन्होंने सीपेक पे जब काम रुकवा दिया था तो चाइना थोड़ा सा नाराज हो गया था और चाइना ने सीपेक प्लान में जो पावर प्लांट्स थे उनको बंद करा दिया था क्योंकि पेमेंट का कुछ इशू हो गया था। अगर सीपेक में काम चल रहा होता तो चाइना कभी ऐसा नहीं करता। अब क्योंकि पावर प्लांट की शॉर्टेज है इसलिए बचे हुए पावर प्लांट पे लोड बढ़ गया और पावर कट हो रहा है। अब बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो देश नहीं चल सकता है। अब या तो बाहर से लोन मिले, कोई एड मिले, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो कोई भी नेता आएगा उसकी मजबूरी बन जाएगा सीपेक के ऊपर काम शुरू करवाना। डे बाय डे जो पाकिस्तान की सिचुएशन है वो कंट्रोल से बाहर जा रही है। पाकिस्तान के अंदर सब्सिडाइज गेहूं लेने के लिए अफरा तफरी मची हुई है। लोग लंबी लंबी लाइनें लगा के खड़े हुए हैं, गेहूं के ट्रक्स के पीछे भाग रहे हैं और इस वजह से काफी जगहों पे भगदड़ मच गई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कई लोगों की जान तक चली गई। पिछले साल जब रशिया और यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई थी तो दुनिया भर के अंदर फूड क्राइसिस आ गया था। रशिया और यूक्रेन मिलकर दुनिया भर का 30% वीट सप्लाई कंट्रोल करते हैं। ये क्राइसिस इतना सीरियस था कि इंडिया को भी अपने यहाँ वीट एक्सपोर्ट पर बैन लगाना पड़ गया था और अभी भी इंडिया के अंदर ये जो वीट के हाई प्राइसेस हैं गवर्नमेंट के लिए बहुत ही बड़ी सिरदर्दी बने हुए हैं। लेकिन इंडिया के पास वीट का बफर स्टॉक था जो पाकिस्तान के पास नहीं है, जिसकी वजह से वहां पे सोशल अनरेस्ट पैदा हो रहा है। हाँ गाइस, तो जैसा आपने देखा बिल्कुल नितिश भाई ने एक चीज़ें हम क्लियर करके हमें बता दी हैं कि कैसे एक कंट्रोल है साहब जी का। तो साहब जी को अगर देखा जाए तो अब हम फौजी सीमेंट है भाई, इधर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चलता है तो उसकी बड़ी मार्केट है। फौजी चावल हैं भाई, फौजी साबुन है भाई, फौजी सरफ है भाई, फौजी ब्लीच है, फर्टिलाइजर, हाँ फर्टिलाइज़र। मतलब फ़ौजी को लेकर भाई फ़ौजी पाकिस्तान है, मतलब पाकिस्तान उनका वो जो खाद है ना, मतलब कि फौजी फर्टिलाइजर क्या उसका, हाँ वो यकीन करें ज़मीन में डालें तो ऊपर से एक फसल भी अच्छी होती है इनके डर से सोनी धरती से सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, ये हमें भाई सुनाया जाता था और हम भी गाते थे। लेकिन ये चीज़ें हमारे सामने जब आई हैं तो तब हम वो नगमे भूल गए हैं। अब भाई हम अपने नगमों के पीछे भाग दौड़ होती है हमारी कि कहाँ से शाम को घी आएगा और कहाँ कर से रोटी आएगी। सारे मुल्क यही सोच रहा होता है और वो सोच रहे होते हैं कौन से बैंक में अपने भाई पैसे रखवाने होते हैं। तो ये चीज़ें भाई चलती हैं। नहीं यकीन करें एक मतलब कि अल्लाह बचाए भाई वीगो डाले से। और बाकी हम हाल हवाल सुनाते हैं, बच गया तो ठीक है। देखो ना एक मतलब कि अभी भी एक लोग इधर हैं जो जिनके अंदर ऐसा एक कीड़ा पाया जाता है कि वो भी चीज़ें समझते हैं कि एक हमारा एक अदारे हैं हमारे, एक मतलब कि एक चीज़ हमारी अदालतें हैं जिसमें हर एक मतलब के फैसला होता है कि कानून के ला से एक मतलब कि कभी 70 का आयन कभी 72 का आयन रखते हैं सामने। लेकिन इनको ये नहीं पता इधर तो एक ही आयन है, एक हमारा एक आयन जो चलता है। लेकिन देखो ना अब एक इलेक्शन पर जोर था, ये ना नया पाकिस्तान है ना पुराना पाकिस्तान है, ये हमारा पाकिस्तान है, चाहे इसमें जो भी हो जाए। लेकिन इन्होंने बोला था कि हम इलेक्शन करवाएंगे, तो अब क्या इलेक्शन की एक तारीख नजदीक है, इन्होंने बोला कि आप फिर से मर्दमशुमारी कराएं। 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सकता, चाहे इधर कोई अदालत है, चाहे कोई मतलब के आयन है, चाहे जो है वो एक बाढ़ में। हमारा जो चीफ जस्टिस मौजूदा है ना बंदयाल साहब, उसने जो है ना वो तकरीबन ये जो इमरान खान साहब ने जब असम्बलियाँ तोड़ी थी पंजाब की और केपी की, तो उस वक्त केस उसके पास गया तो उसने कहा कि भाई हमारा जो आयन है ना वो हमें इजाज़त देता है कि 90 दिन के अंदर अंदर आपने इलेक्शन करवाने हैं। और जो 90 दिन की डेट बन रही थी ना वो 14 मई बन रही थी उस वक्त है। तो वो रोज़ जो है ना वो एक तमाशा लगा के बैठ जाता था कि मैंने 90 रोज़ के अंदर ये इलेक्शन करवाना है। वो जनाब जब लास्ट पेश जब उसने हर चीज़ मतलब इलेक्शन कमिश्नर जो है ना उसको भी कह दिया कि आप जो है ना वो चीज़ों का अरेंज करें, आप फंड का अरेंज करें, सब कुछ करें हैं। तो दूसरे दिन बल्कि आगे जो है ना वो सैटरडे संडे आ गया, 2 दिन की छुट्टी थी, मंडे को दोबारा उसने डेट डाली। तो जुमे वाले दिन शाम को जो है ना उसके साथ कोई स्पेशल एक मीटिंग हुई जाके हैं। तो मंडे वाले दिन उसने जो है ना वो कह दिया था कि भाई ये इलेक्शन कमीशन को मैं ऑर्डर देता हूँ तो आप जो है ना वो फंड अनाउंस कर दें, लिहाजा ये केस मैं मुलतवी कर रहा हूँ, जब हो जाए तो मुझे बता देना। अभी तक उस केस का फैसला नहीं है, वो 14 मई अभी भी नहीं आया। ना इसकी जो है 9 मई से आगे चीजें ऐसे चली कि गई 14 पहले भी 9 मई हो गया, 9 मई को लेके ऐसे बैठे ना। बात करने का मकसद ये है कि भाई
कोई आयन नहीं है, कोई कानून नहीं है, वही आयन है, वही कानून है, वही सब कुछ है, वही नैब है, वही PIA है, वही स्टील है, वही सिल्वर जो है ना। अगर कोई कहता है ना कि मैं हमारे बहुत सारे लोग जो है ना वो भी पागल हैं, वो नवाज शरीफ है, वो इमरान खान है, उसने इकोनॉमिकली ये चीज़ें कर दी, नवाज शरीफ ने ये इकोनॉमिक को कर दिया, वो कर दिया। तो ये यकीन करो पता नहीं कैसे लोग ये चीज़ें सोच लेते हैं कि वो मतलब वो कर सकते हैं, उसने ये फैसला कर दिया, वो अमेरिका के आगे जो है ना वो ऐसे डट गया, नहीं झुका, वो चाइना के साथ उसने CPEC का फैसला कर लिया, CPEC बन गया, आप वो डैम शुरू हो गए। पता नहीं कैसे लोग ये बातें सोच लेते हैं कि यार जब तक उधर से अप्रूवल नहीं ना होनी उस वक्त तक यहाँ पे कोई एक जो पत्ता भी नहीं हिलना। जो 15 ग्रेड है ना, 15 ग्रेड का ऑफिसर होता है, 16, 15, 16, उससे ऊपर वाले जो शुरू होते हैं वो सारे उनके अपने नहीं यार एक और सही बात। हमारे इधर लोग जाते हैं अभी फॉरेन में पढ़ने, बड़े माँ बाप खुश होते हैं कि भाई हमारा बच्चा पढ़ने गया है, मतलब जो हाई एलीट क्लास है वो, और पढ़ के आ गया, कोई इधर जो है ना असिस्टेंट कमिश्नर लग गया, कोई कुछ लग गया, कोई डिप्टी कमिश्नर लग गया। लेकिन जैसे ही उसने एंट्री मारनी है ना, उसको भूल जानी है कि मैं उधर से क्या पढ़ के, उसको आते ये होना है कि मैंने जो बोरियां है ना वो कैसे भरनी है। उसकी वजह क्या होती है, जब वो पढ़ के आता है उसके साथ ही जो है ना किसी एलीट क्लास की लड़की के साथ शादी करवा दी जाती है, तो वो ज़ाहिर बात है फिर उसकी डिमांड के हिसाब से पैसा भी कमाना होता है, तो रास्ते उसके ससुर जी बताते हैं कि इधर से खींचो, इधर से खींचो, तो वो एक ऐसा जालम बन के सामने आता है, उसके सामने कोई चीज़ कोई मैंने नहीं रखती, तो वो सारे इसके जो है ना, अब हमारे सियासतदान है वो हम जो है ना वो लेकर रहेंगे आज़ादी, हाँ हकीकी आज़ादी, ये वो, और भाई सारे तो आप उस नर्सरी से तैयार होके आगे जाते हो। आप हमें कोई ऐसा बंदा अभी तक नहीं मिला जो कि भाई उनके बगैर आगे उसको टिकट भी कर नहीं। आप देखो ना, एक और आपको मजे की बात सुनाता, जो एक अभी वजीर आजम है ना निगरान, मतलब के वो बेचारा एक उसको भी पता नहीं क्या है कि उसने भी फूका होता है नशा या क्या, एक उसने मतलब के एक ट्वीट किया थे, मैं अपनी मतलब के कौम की खिदमत करना चाहता हूँ, एक मतलब क्या मैं निगरान वजीर आजम बन गया। ऊपर से वो ब्लिंकन का एक ट्वीट था कि आपको मुबारक हो, आप पाकिस्तान का नए प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो वो जैसे ऐसे बंदा बगलाट नहीं जाता यार मुझे क्या हो, मुझे दो, वो ऐसे हो गया। वो उसके जाके ना मतलब के नीचे कमेंट्स में जी आपका थैंक यू, आप पाकिस्तान की आपकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, आप हमारे हर मामले में, एक भी ट्वीट किया उसने, दूसरा भी ट्वीट किया, तीसरा भी ट्वीट किया, माई बाप को हुक्म तो दो। वो पता नहीं फिर कौन सा एक मतलब के एडमिन पढ़ा लिखा था या जो भी बंदा पढ़ा उसमें, उसने बोला मामा ट्वीट तू डिलीट कर। आप मतलब के फोन पर बात करते हैं ना, आप उधर से आप कोई चीज आपको चाहिए तो दे देते हैं, ऐसे ना कि ट्विटर पर ही पागल हो गया था निगरान वजीर आजम। ऊपर से आप ये अंदाजा लगा लें कि आगे जो है ना इनकी ये जो ताकत या बड़ी ये सारी चीजें, कल को अमेरिका ने एक्शन लिया है या ये एक थोड़ी सी बात की है कि मतलब ये जो जड़ावाला में वाक़या हुआ है ना कि वो मतलब इसको हम कंडम करते हैं। आप अंदाज़ा लगा लें कि आज सुबह हमारे जो चीफ जस्टिस साहब ना 9 बजे वहाँ पे आके सर्वे कर रहे थे, हाँ। जो कि इस्लामाबाद से कभी बाहर नहीं निकले नहीं, और साथ ही पट्टी चल रही थी कि कल जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर वजीर आला सारे जो इकट्ठे होके जो है ना वो इधर आ रहे हैं। तो ये ऐसे एक है। बाकी अब देखो ना, एक मेरा दोस्त था फेसबुक पर, वो बेचारा कहीं ना आर्मी में चला गया, काफ़ी मतलब के दिनों की बात है, मतलब कि काफ़ी सालों की बात है, वीडियो हम नहीं बनाते थे, तो मैंने ना एक फेसबुक प्रोफाइल पर डीपी लगाई थी मतलब कि आर्मी की, SSG कमांडो की। मैंने कहा बहुत भाई बंदा है, इन्होंने तो फतह करनी है पूरी दुनिया। तो उसका ना मुझे पर्सनली मैसेज आया एक मतलब के मैसेंजर पर के यार ये जो आप हरकतें कर रहे हैं ना, आपने डीपी वगैरह और स्टेटस लगाते हैं, ये सब फजूल है। मैंने बोला तुम्हें तो भाई होश ही नहीं है, तू एक गर्दार है मुल्क का। मैंने उसको यकीन करे, मैंने उसको एक ऐसे अल्फाज बोले थे वो बेचारा सोच भी नहीं सकता था। तो उसने बोला था आप बस ना थोड़ा सा टाइम आने दे, आपको हर चीज़ का इल्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग 6 माह की है, मैं ट्रेनिंग मतलब के ख़त्म किया है, आज मैं सऊदीया जाकर दिहाड़ी करूँगा इस नौकरी से। आपको भी एक दिन वो सिस्टम का पता चल जाएगा। और यकीन करे अभी भी उसके इंस्टा पर मैसेज आते हैं कि सुनाओ भाई क्या हुआ क्या हुआ। मैं उसको भाई इग्नोर कर देता हूँ, मैंने उसको कभी नहीं जवाब दिया। तो उस बेचारे ने नौकरी छोड़ी थी आर्मी की। तो बाकी भाई बहुत अच्छी वीडियो थी नितेश भाई की, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है, और ये एक रियलिटी है। हम चाहे जैसे ऊपर से हंस रहे हैं ना, लेकिन आपको क्या बताएं कि क्या है या क्या नहीं।
बाकी बेस्ट ऑफ लक, अच्छी वीडियो थी भाई। बिल्कुल भाई, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।